अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। ऑब्वियसली इस चैप्टर में से भी टू मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल माय डियर ऑनलाइनर्स प्लीज पे अटेंशन। हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन जहाँ पर सप्लायर्स जितना सामान बना रहे हैं उतना ही हाउस होल्ड खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, जहाँ से डिमांड इमर्ज करती है। तो इकनॉमी में अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल रहती है तो सब बढ़िया चलता है, और जहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट होता है वहाँ दिक्कत हो जाती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्बैलेंस? सपोजिंग एक ब्रेड सप्लाई कर रहे हैं फर्म्स और ख़रीदार 3 हैं, तो जब सामान कम है और डिमांड ज़्यादा है तो हर व्यक्ति कहेगा कि मैं इसको लेने को तैयार हूँ, तुम एक ब्रेड को 10 रुपये की जगह 25 रुपये में दे दो मुझे, मैं ले लूँगा। तो इसके कारण धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ती जाएंगी और इकनॉमी में हो जाएगा इन्फ्लेशन, जो इकनॉमी के लिए ठीक नहीं है। इन अ सिमिलर वे अगर सप्लाई ज़्यादा होती, यहाँ पर 10 आइटम होते और ख़रीदने वाले सिर्फ 3 होते, तो हम इसको कहते एक्सेस सप्लाई। जब भी सामान ज़्यादा होता है और बहुत सारा होता है, ख़रीदार कम होते हैं, तो इस व्यक्ति को क्या देना पड़ेगा? डिस्काउंट। और डिस्काउंट देने के कारण प्राइसेस का जनरल ट्रेंड हो जाएगा फॉलिंग और हो जाएगा डिफ्लेशन। तुम कहोगे मैम बढ़िया है, कस्टमर्स के लिए तो फ़ायदा है कि डिफ्लेशन हो गया। फ़ायदा नहीं है बच्चे। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सेलर को जितना खर्चा करके उसने सामान बनाया है वो पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो वो अपने वर्कर्स को कैसे पेमेंट्स करेगा? जब उसका व्यापार चलेगा ही नहीं तो वो व्यापार को कंटिन्यू ही क्यों करेगा आगे? और बिजनेसेस बंद होने लगेंगे, जैसा कि 1930 में वर्ल्ड में हुआ था ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में, कि वहाँ पर पहले तो डिमांड कम हुई, फिर मैन्युफैक्चरिंग कम हुई, जॉब से निकाला गया, तो ऐसी मिक्स चेन हो गई। ऑलराइट, तो इस चीज़ का तुमको ध्यान रखना है। सो इक्विलिब्रियम लेवल इज अ लेवल ऑफ नेशनल इनकम वेयर AD इज इक्वल टू AS। लिखने के बाद अपन सीधे इस पे आ जाते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हाउ वी हैव टू एक्सप्लेन। तो पहले तो आप लिखना कि इक्विलिब्रियम लेवल इज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। फिर आप एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्लेन करना, एग्रीगेट डिमांड इज C + I। फिर आप एग्रीगेट सप्लाई को एक्सप्लेन करना, इट इज C + S। और उसके बाद I को भी इन्वेस्ट करना और C को भी करना, हर इंग्रेडिएंट को एक्सप्लेन करते हुए लाइन बाय लाइन आना। और लास्ट में आपको फिर इसको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करना होगा, जो इसका ये डायग्राम है। माय डियर टीम, द स्क्रीन सीम्स टू बी स्टक अप, प्लीज चेक। सो ये जो अपना डायग्राम है, इस डायग्राम में तुम्हें अब तक इतना तो पता ही है कि दिस इज एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री ग्रिड लाइन, और ये थोड़ा सा इतना कम से कम ऊपर यहाँ से इज एग्रीगेट डिमांड, जहाँ पर वो दोनों इक्वल हो गए, दैट इज इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पर AD इज इक्वल टू AS। 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो एक लाइन में डेफिनेशन, एक लाइन में डायग्राम। 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का मतलब है वो लेवल ऑफ डिमांड जिस पे इक्विलिब्रियम सेट हो जाए। तो इस पूरे डायग्राम में मुझे बताओ, ये AD AS चल रहे हैं फिगर्स, कौन से लेवल पर इक्विलिब्रियम आ गया? तो बस 400 जो है इट इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड, क्योंकि इस डिमांड के लेवल पर इकोनॉमी सप्लाई और डिमांड को बराबर कर पाई, सो इट इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। सो मैं कह रही थी कि अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो एक तो पहले मीनिंग, डायग्राम और उसके बाद शेड्यूल। तो शेड्यूल तुम लोग बचपन से ही बनाते आ रहे हो। इनकम बढ़ाना है कैसे? 0 से 100 के स्टेप में। कंजम्पशन बढ़ाना है 40 से शुरू करके 80 के स्टेप में। गुड इवनिंग बच्चे। उसके बाद तुम्हें ये पता है कि इन्वेस्टमेंट हम कांस्टेंट रखते हैं 40 पर, तो ये चार्ट तुम्हें पूरी क्लियर है। लास्ट में AD और AS तो इज नेशनल इनकम, AD इज C + I, और जहाँ पर दोनों इक्वेट कर जाएं उसको बना देना इक्विलिब्रियम। उसके ऊपर डिमांड ज़्यादा है तो इट इज़ एक्सेस डिमांड, उसके नीचे सप्लाई ज़्यादा है तो इट इज़ एक्सेस सप्लाई। इससे ज़्यादा इसका काम है नहीं, इतना जानना और सुनना इनफ है। उसके बाद अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन, अगर डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई तो व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन? ज़रा इमेजिन करो, अगर डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से
तो दुकानदारों का स्टॉक कम पड़ेगा या ज़्यादा? तो जब कम पड़ेगा तो उनका पहला ऑटोमेटिक वो होगा रिस्पॉन्स कि वो आउटपुट बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इफ़ दे वांट टू इंक्रीज आउटपुट दे हैव टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, तो उसकी वजह से ये चेन इफेक्ट होगी। तो तुम्हें याद करना पड़ेगा इसको कि इफ़ एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो प्लांट इन्वेंट्री जितनी सोची थी उससे कम पड़ गई। जब इन्वेंट्री कम पड़ी तो द फर्म्स डिसाइड टू मैन्युफैक्चर, सो आउटपुट विल इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी। यहाँ तक तुम्हें करना है टिल द पॉइंट वापस AD/AS इक्विलिब्रियम में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन, अगर AD इज लेस देन AS, अगर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इसका मतलब प्लांट इन्वेंट्री इज इन एक्सेस। तो एक्सेस इन्वेंट्री को सेल ऑफ करने के लिए आउटपुट विल बी रिड्यूस्ड, एम्प्लॉयमेंट विल बी रिड्यूस्ड एंड प्राइसेस विल ऑल्सो बी रिड्यूस, कॉजिंग डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन एंगल ना पकड़ के यहीं तक बोल दो टिल द पॉइंट AD इज इक्वल टू AS। तो इसमें से ये दोनों 1-1 मार्क के क्वेश्चन। एंड एक्सप्लेन व्हाट इज इक्विलिब्रियम लेवल, उसमें 3 पार्ट्स में तुम्हें आना चाहिए। बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है बच्चे, उसमें इतना दिमाग तुम लगाओ मत, जितना है उतना इनफ है। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच नॉट नीडेड। अब आया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारी इकोनॉमी में जब भी 1 रुपया इन्वेस्ट होता है तो वो कई गुना कई लोगों के हाथों में इनकम का रूप ले लेता है। इस मल्टीप्लिकेशन के इफेक्ट को कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हमने पहले इसको डिस्कस किया था लाइक दिस, इफ यू रिमेंबर प्लीज पे अटेंशन। एक व्यक्ति है मिस्टर A, वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं अपनी फैक्ट्री में। व्हाट इज द रूप, व्हाट इज द स्वरूप, व्हाट इज द वे, व्हाट इज द मोडस ऑपरेंडी, कैसे इन्वेस्टमेंट होता है? किसी को उन्होंने वेजेस दिए, किसी को उन्होंने किराया दिया, किसी को उन्होंने कैपिटल लेके इंटरेस्ट दिया, किसी को वेजेस दिए, सबको पैसे बांटे। इसी को बोलते हैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना। तो इन्होंने तो खर्चा किया बट सामने वाले के हाथ में वो इनकम के रूप में आया। अब ये जो व्यक्ति हैं मिस्टर B, इनको अगर 1000 रुपये मिले और उस कंट्री का टेंडेंसी टू स्पेंड देयर इनकम इज 90%, तो इन्होंने 900 रुपये खर्च कर दिए किसी दुकान पे जाकर और 100 रुपये इन्होंने बचा लिए। तो जो इनके 100 बचे ये तो साइड में गए, बट ये जो 900 इन्होंने खर्च किए तो इनका खर्चा दूसरे आदमी की इनकम बना। अब उसने फिर उसका 90% आगे खर्च किया, उसने और 90%, तो ये चेन चलती गई चलती गई चलती गई। इस इफेक्ट को कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। सो डायग्राम तो तुम्हें बस समझाने के लिए है, एग्जाम में तुम्हें ये पता होना चाहिए। पहली तो डेफिनेशन, इट इज़ अ रेशियो ऑफ नेशनल इनकम दैट इज जनरेटेड फ्रॉम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, डेल्टा Y डिवाइडेड अपॉन डेल्टा I, ये उसका फॉर्मूला है। ऑल्सो तुम्हें उसका रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि वो मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इन्फिनिटी एंड मिनिमम वैल्यू इज 1, दोनों MCQ के क्वेश्चन, और ये उसका सबसे कॉमन और इजी क्वेश्चन। एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमने किया 1000, उससे इनकम हो गई 5000, तो बस ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में, और आंसर इज 5। ज़रा इसको कॉन्सेंट्रेशन से देख लो, मल्टीप्लायर सबको क्लियर है कि नहीं? व्हाट इज मल्टीप्लायर? इट इज़ अ रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा I। और उसके बाद उसका जो एडिशनल वो है एग्जाम्पल लिख सकते हो, और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम इज़ 1, क्योंकि एक बार अगर मैंने अपने हाथ से तुम्हें कुछ 100 रुपये दिए तो एटलीस्ट एक बार तो तुम्हारे हाथ में पैसे आए, भले ही तुमने जेब में रख लिया और आगे चेन नहीं चलाई, बट एक बार तो तुम्हारी इनकम हुई। तो 1 इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ऑलराइट, इसमें कोई ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है। अब इसका डायग्राम, सिंपली AD और AS के डायग्राम का जो इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड, ये इक्विलिब्रियम है। थोड़ा ऊपर कर दो, बस उसको कह दो मल्टीप्लायर का डायग्राम। वाई? बिकॉज बेटू एडिशनल इन्वेस्टमेंट के कारण ही ये होता है, इसलिए हम इसको बस थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो तुम्हें ये याद करना पड़ेगा। बताओ मुझे डायग्राम, वो ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? व्हाट्स द फॉर्मूला?
ये इतना ही सिंपल आता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है। और एक्सप्लेन करने को बड़े क्वेश्चन आ नहीं रहे, इसलिए आना बंद हो गया। पहले आता था एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ मल्टीप्लायर, टर्मिनल्स वगैरह तक आ जाता है, बट फुल बोर्ड के पेपर में इतनी स्कोप ही नहीं उनके पास ये क्वेश्चन देने को। तो बस इसका 2 मार्क का 3 मार्क का मैक्सिमम क्वेश्चन, फॉर्मूला एंड द स्टेटमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा कभी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इन MCQ। ओके, डायग्राम बहुत सरल है, ADAS सबको बनाना आता है, बस एग्रीगेट डिमांड को थोड़ा ऊपर कर दो। उसका लॉजिक सिर्फ इतना है, एग्रीगेट डिमांड इज C+I, और मल्टीप्लायर होता किससे जनरेट है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट से, तो इसलिए डेल्टा I और कर दिया तो वो ऊपर हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं उसमें दिमाग लगाना है, ठीक है? यस एवरीवन। अब उसके बाद मल्टीप्लायर के फॉर्मूले और रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। Multiplier is base formula delta y upon delta I. Second formula where it is linked to MPC, it is 1 upon 1 minus MPC. And it is 1 minus MPC can also be written as MPS. So K is also equal to 1 upon MPS. Clear everyone? हाँ या ना? ओके, अच्छा बताओ इन दोनों में से अगर कंट्री में बहुत बार खर्चा होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी कि नहीं? तो जितना कंट्री का MPC हाई होगा, लोग अपनी इनकम को जितना ज़्यादा खर्च करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उतना मल्टीप्लायर की वैल्यू भी हाई रहेगी। और जिस कंट्री में लोग की MPC बहुत कम होगी तो वहाँ लोग आगे स्पेंड ही नहीं करेंगे, तो इनकम मल्टीप्लाई ही नहीं होगी। सो मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू MPC एंड इनवर्सली रिलेटेड टू MPS। मतलब इफ MPC इज हाई, मल्टीप्लायर विल बी हाई, बट इफ MPS इज हाई, मल्टीप्लायर विल बी लो। सो इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू MPS बट डायरेक्टली रिलेटेड टू MPC। ये बेसिक्स क्लियर है और याद है तुम्हें कि नहीं? नहीं याद है तो भैया डिटेल में करो लेक्चर। ऐसा है, इतना लाइटली मत लो बोर्ड को। हम रिवाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर उसके लिए बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा ना बच्चों। ओके, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है मल्टीप्लायर का, तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 9। ये तो हमने पढ़ा मल्टीप्लायर और इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ते हैं AD और AS का ज़्यादा होने से क्या क्या होता है। एक्सेस डिमांड पढ़ते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड? प्लीज लिसन केयरफुली। नाम से ही स्पष्ट है, अगर किसी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता है तो AD और AS बराबर होता है, बट अगर दोनों में से एक चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वो एक्सेस कहलाने लगता है। तो एक्सेस डिमांड का मतलब वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अभी जस्ट हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे थे, इस चैप्टर में ये वाला पॉइंट मैंने अभी आपको नहीं कराया, अब करा रही हूँ। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये है AD और AS का इक्विलिब्रियम पॉइंट। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, और अगर देखें हम कि लोगों की एम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है, तो एवरीबडी इज एम्प्लॉयड, इसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तुम कहोगे मैम इसका इक्विलिब्रियम से क्या कनेक्ट है? बहुत गहरा कनेक्ट है। वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं अब यहाँ, जो अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया। इकोनॉमी में अचानक इक्विलिब्रियम से बढ़ के डिमांड बढ़ गई, और इकोनॉमी किस पॉइंट पर चल रही थी ऑलरेडी? फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जब डिमांड बढ़ती है, ज़्यादा लोग खरीदने आते हैं, तो सप्लायर का पहला ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है कि मैं सामान बढ़ा लूँ और प्रोडक्शन इंक्रीज कर लूँ। बट अभी जस्ट हमने देखा कि इकोनॉमी में जब वो ढूंढने गया वर्कर्स को और रिसोर्स को, तो कोई मिला ही नहीं, बिकॉज एवरीवन वाज इन फुल एम्प्लॉयमेंट। तो उस चक्कर में क्या हुआ, जब लोग ही नहीं थे काम करने के लिए, तो आउटपुट बढ़ा नहीं। जब कुछ नया बनाना ही नहीं था, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं।
तो उतने ही सामान को ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं तो कीमतें बढ़ गई और इन्फ्लेशन हो गया। इसी की जगह इकोनॉमी अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट स्टेज में होती, अंडर एम्प्लॉयमेंट स्टेज का मतलब है ये कि ये है एडी और एएस से बना हुआ इक्विलिब्रियम, और अभी इकोनॉमी में डिमांड कम है और अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रहा है। कम डिमांड का मतलब है कि लोगों के पास जॉब्स कम है इसलिए वो डिमांड कम कर पा रहे हैं, तो हम उसको कह रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ उम्मीद है, क्या उम्मीद है बताओ? अगर अचानक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम बिगड़ जाए, डिमांड बढ़ जाए और लोग वहाँ खाली बैठे हैं काम करने के लिए, तो आप क्या करोगे? उनको बुला लोगे, काम करने लगेंगे वो, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगा और वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगी इकोनॉमी, तो प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी। अंतर है ना दोनों बातों में। जबकि अभी हमने क्या पढ़ा, हम किस इक्विलिब्रियम में किस स्टेज में आए? व्हेन इकोनॉमी इज इन, तो फुल एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में कोई भी वर्कर खाली है ही नहीं, और ऐसी स्थिति में आपने देखा कि डिमांड बढ़ गई। सो अगर कोई भी खाली नहीं है और डिमांड बढ़ गई है तो ना तो आउटपुट बढ़ पाएगा ना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाएगा, बढ़ेगी एक चीज़ जिसका नाम है प्राइसेस, और वो इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस देश में 22% जनसंख्या बिलो पॉवर्टी लाइन हो, वहाँ मारकाट मच जाती है, लोग मारने मराने पे उतर आते हैं भूख मिटाने के लिए। तो इसलिए आप ऐसे नहीं सोच सकते हुंद यार अपने जेब में तो पैसे अपने का करना, चलना तो उसी सड़क पे मार काट देगा कोई। जो हो रहा है दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ एक्सट्रीम, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और वहाँ इन्फ्लेशन इज़ एन एक्सट्रीम, तो इकोनॉमी के कारण लोग दंगों पे और इस पे उतर रहे हैं, डकैतियों पे उतर रहे हैं, सब कुछ जला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं चीज़ें, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी जला रहे हैं। तो इसलिए ये इकोनॉमिक्स से ही पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमी में हमेशा इक्विलिब्रियम चलना चाहिए, इसलिए आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया जा रहा है। ओके, अब ये अचानक से डिमांड बढ़ी क्यों? आपको कैसे याद रखना है एग्जाम में? एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट थे, C + I + G + X - M। इनमें परिवर्तन के कारण डिमांड बढ़ी। बताओ सबसे पहले C, लोगों का कंजम्पशन, जो कि MPC से पता चलता है वो बढ़ गया कि घट गया? डिमांड बढ़ने की चीज़ें पूछ रही, वो बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है? फर्म्स पे। तो फर्म्स ने नई फैक्ट्रीज खोल ली, जैसे ही नई फैक्ट्रीज खुलती हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण इनकम भी बढ़ती है, मजदूरों के हाथ में पैसे आते हैं तो वो डिमांड ज़्यादा करते हैं। तीसरा G, गवर्नमेंट भी देखो स्मार्ट सिटीज़, अभी अयोध्या का प्रोजेक्ट देख लो आप, वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उन्होंने एकदम हाइक किया, और अब जब उन्होंने एक्सपेंडिचर हाइक किया तो वर्ल्ड का वो नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन 2024 में तो रहेगा ही। तो उसके कारण अयोध्या के जितने लोग हैं उनके हाथों में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, और उतना आउटपुट नहीं हुआ तो वहाँ इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। तो अगर गवर्नमेंट कभी भी एक्सपेंडिचर बढ़ाती है किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो लोगों के हाथों में पैसे पहुँचने और डिमांड बढ़ जाती है। देन X - M, बताओ अगर हमारी डिमांड बढ़ रही है तो वर्ल्ड के लोग हमसे खरीदना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है? और इम्पोर्ट कम हो रहा है, लोग बाहर से नहीं खरीद रहे हैं। जैसे पहले अपन फॉरेन गुड्स बहुत खरीदते थे, अब अपन इंडियन गुड्स पे स्विच कर रहे हैं कि यहीं अच्छा मिल रहा है तो बाहर से क्यों खरीदें। तो ये चारों कंपोनेंट उठा के लिख देना। द क्वेश्चन आए जब, व्हाट आर द रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड? पहला रीजन कंजम्पशन बढ़ गया, MPC बढ़ गया। सेकेंड, टैक्सेस कम हो गए, ये इसी से रिलेटेड पॉइंट है। तीसरा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इंपोर्ट घट गए, एक्सपोर्ट बढ़ गए। ये बस एक्स्ट्रा पॉइंट है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसका मतलब है गवर्नमेंट ने नोट छाप दिए हैं। जब भी गवर्नमेंट अपना बजटरी डेफिसिट भरने के लिए प्रिंटिंग ऑफ फ्रेश नोट्स करती है, उसके कारण इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो जाती है। तो हर इकोनॉमिक फिनोमिनन दूसरे से कनेक्टेड है, एक्चुअली इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। अभी तुम अलग अलग पढ़ रहे हो सब, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए इस चैप्टर में। मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड, बोलो व्हाट इज एक्सेस डिमांड? AD इज मोर देन AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। आपको एम्प्लॉयमेंट लेवल को लिंक करके उसको बोलना है।
Yes everyone. So AD is more than AS at full employment level. उसके कारण इन्फ्लेशन होती है, इसलिए उसके ग्राफ में ये इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप? व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप? टेल मी। क्या मैं ये कह सकती हूँ ये एडी वो है जो आपको इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए थी? बोलो हाँ या ना। और अभी आपका एडी उतने से ऊपर है, तो इन्फ्लेशनरी गैप इज द गैप by which actual AD is above the AD required for full employment equilibrium. ये आपको एक्सप्लेन करना बनना चाहिए। The gap by which actual अभी की AD exceeds the AD required to establish full employment equilibrium। जितना बड़ा गैप उतना ज़्यादा कंट्री में इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। इज इट क्लियर बच्चे? यस। अब तुम्हें पसंद आए चाहे नहीं आए, पढ़ना तो पड़ेगा, टॉपिक है, नंबर देने का यंत्र, ज़्यादा इमोशनल मत हो, पढ़ाई करो। रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड बताओ कैसे याद रखोगे? उसके चारों कंपोनेंट के बारे में लिख देना। एक ही एक्स्ट्रा पॉइंट है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, बाकी सब सही है। इम्पैक्ट 3 है, आउटपुट बढ़ेगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ज़रा सी एक लाइन चेंज करके वो कह देते इकोनॉमी इज अंडर एम्प्लॉयमेंट स्टेज, तो क्या होता? एम्प्लॉयमेंट बढ़ता, आउटपुट बढ़ता और इन्फ्लेशन नहीं होता। तब तक बढ़ता टिल द टाइम एडी वुड हैव बिकम टू एस। क्लियर एवरीवन? भैया अब तो क्लियर करना ही पड़ेगा। डेफिशिएंट डिमांड उसका पूरा उल्टा। व्हेन एडी इज लेस देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। एडी को नीचे कर देना और उस गैप को कह देना डिफ्लेशनरी गैप। पूरा पूरा उल्टा है। बताओ डिफ्लेशन से क्या होगा? डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस मार्केट में हो गई कम। प्राइस कम होने से सबसे पहले लॉस किसको होता है? बिजनेसमैन को। और वो पहला काम छोड़ता है कि मैं खुद ही नौकरी कर लेता हूँ, कहीं जाकर व्यापार बंद करो। तो जैसे ही व्यापार बंद होता है, जो कि अमेरिका में हुआ था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम, तो मज़दूरों के हाथों में पैसे पहुँचना हो जाते हैं बंद। जैसे मज़दूरों के हाथों से परचेज, 70% हर देश की आबादी मजदूर है, तो जैसे ही मजदूरों के हाथ से परचेजिंग पावर हटती है, वो कुआं और गड्ढा बढ़ता जाता है। इट्स लाइक अ दलदल। दिस डिफ्लेशनरी गैप इज लाइक अ दलदल। ऑलराइट, सो ये इसके नुकसान हैं और डिप्रेशन में चली जाती है इकोनॉमी एट द एंड, अगर आपने संभाला नहीं तो। ठीक है, अब रीजंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड पूरे उल्टे बताओ। कंजम्पशन बढ़ेगा कि घटेगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कि घटेगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फॉरेन से आने वाली डिमांड विच इज कॉल्ड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ेगी। हम बाहर से खरीद रहे हैं तो हम इंडियन गुड्स की डिमांड को कम कर रहे हैं, तो उसी को पकड़ के आपको पूरे याद करने हैं। तो ये हो गया डेफिशिएंट डिमांड। डायग्राम कैसे याद करेंगे? सिर्फ उसको नीचे कर देना है। क्या लॉजिक है उसके पीछे? डिमांड तब कम होती है जब परचेजिंग पावर कम होती है और जब इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी कम होता है, इसलिए वो C+I माइनस डेल्टा आई। जितना इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेशन होगा। ओके, ये करने के बाद रीजंस, इम्पैक्ट तुम्हें क्लियर है? बताओ इम्पैक्ट क्या है डेफिशिएंट डिमांड का? डेफिशिएंट डिमांड कम है तो क्या होगा इम्पैक्ट? फर्म आउटपुट बढ़ाएगी या घटाएगी? कम करेगी, एम्प्लॉयमेंट कम करेगी और प्राइसेस कम होंगी। ये डिजायरेबल सिचुएशन नहीं है। मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, बैंकिंग और मनी एंड बैंकिंग चैप्टर यहाँ से लिंक होता है। जब भी हमारे देश में डिमांड और सप्लाई में डिसइक्विलिब्रियम होता है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति रोल अदा करता है वो दो हैं, देश की सरकार और देश का सेंट्रल बैंक। हर कंट्री में ऐसे ही होता है। तो देश की जो सरकार की नीति है उसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, जिसका सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है बजट। सबसे पहले उठा के उनको दिखता है डिमांड ज़्यादा है, टैक्स बढ़ा दो, गवर्नमेंट खर्चा कम कर दो, सब्सिडी कम कर दो। जहां उनको दिखता है कि इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है, लोगों के हाथ में पैसे ही नहीं है, तो टैक्स रेट कम कर दो ताकि लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बची रह जाए। तो इसलिए सबसे बड़ा टूल of managing disequilibrium is in the hands of two people, government and the
सेंट्रल बैंक इन इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अभी मोदी सरकार के हाथ में है और आरबीआई के गवर्नर भी उन्हीं के हाथ में है। तो अभी फ़िलहाल उन्हीं की पॉलिसीज से पूरा देश चल रहा है। 6% इन्फ्लेशन से हम घिस के 4.5 पे आए हैं और आना हमें 3, सवा 3 पर, और वो जब तक इलेक्शन आएंगे उनके उसको भी कंट्रोल कर लेंगे। 400 सीट चाहिए ना इस बार। देश की जो सरकार है उसके डिसीजंस को हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी विच इज़ कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी, और देश का जो केंद्रीय बैंक है इन इंडिया आरबीआई, उसकी पॉलिसी को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। एकदम बहुत ही तुम्हारे 12th के लेवल पे क्लियर कट पॉलिसी है। तुम ही मुझे बता दो, प्लीज़ लिसन केयरफुली। ये अपनी इकनॉमी है जहाँ AD इज़ मोर देन AS, डिमांड इज़ मोर। तो एक्सेस डिमांड से हमें क्या प्रॉब्लम हुई? व्हाट वर द प्रॉब्लम्स बाय एक्सेस डिमांड? नहीं, हम फुल एम्प्लॉयमेंट में चल रहे हैं तो उसके कारण हमें क्या क्या दिक्कत हुई? आउटपुट नहीं बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट नहीं, सॉरी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो आउटपुट नहीं बढ़ पाया। फुल एम्प्लॉयमेंट में है ना, कोई मिला ही नहीं काम करने को। अरे लोग तुमसे कह रहे हैं सामान दे दो, सामान दे दो, तो तुम सोचोगे सामान बढ़ा लूँ, बट कोई मिल ही नहीं रहा ना वर्कर, तो आउटपुट नहीं बढ़ा और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ा। तो बढ़ कौन गया? यही अभी पढ़ा। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा इसकी समस्या का समाधान कैसे करें। तो सबसे पहले उनकी फिस्कल पॉलिसी आई। फिस्कल पॉलिसी इज़ द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक उनके पास हाथ में है टैक्स का हथियार और एक उनके पास है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का हथियार। जब उन्हें दिख रहा है कि डिमांड बढ़ी ही इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा हो गया है, तो बताओ वो अब क्या करना चाहेंगे? पैसे को कम। तो टैक्स क्या करेंगे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करेंगे? कम करेंगे। अब आई मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। आरबीआई की पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले OMO। बताओ अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो वो बॉन्ड इशू करेंगे या फिर सेल करेंगे? इशू करेंगे, क्योंकि जब वो इशू करेंगे तो पब्लिक खरीदेगी और खरीदेगी तो पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास से हट के किसके पास आ जाएगा? आरबीआई। ऐसे ही बैंक रेट पॉलिसी। बताओ बैंक रेट को वो क्या कर देंगे ताकि लोग कम से कम और लोन ना ले। बताओ LRR विच इज SLR एंड CRR, ये दोनों रेशो वो क्या कर देंगे ताकि बैंक भी लोगों को लेंडिंग ना करे, कम करे। और रेपो रेट भी वो बढ़ा देंगे, जिस रेट पे आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन देता है वो भी वो बढ़ा देंगे। इन सारे रेट को बढ़ाने से मनी लोगों के पास कम सर्कुलेट होगा। अब इसका उल्टा डेफिशिएंट डिमांड। फिर से पूरी स्टोरी सुनो। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड इज लेस देन सप्लाई। जब डिमांड कम होगी तो क्या दुकानदार और सामान बनाएंगे? नहीं। तो क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? नहीं। और उनको झक मार के प्राइस क्या करनी पड़ेगी? कम, विच इज कॉल्ड डिफ्लेशन, विच इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी विच इज कॉल्ड द फिस्कल पॉलिसी, जिसके दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक टैक्सेस और एक एक्सपेंडिचर। तो प्लीज टेल मी, जब गवर्नमेंट को दिख रहा है डिमांड कम है, मतलब इकोनॉमी में पैसा, और वो चाहते क्या है पैसे को, तो बताओ टैक्स क्या करेंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? तो ये तो सबको बनता ही है, बस इसी को आप वर्ड्स में पढ़ लीजिएगा तो वो आपका वैसे हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। गवर्नमेंट की आरबीआई की जो संस्थान है उसकी पॉलिसी OMO। मार्केट में पैसा कम है, गवर्नमेंट क्या करेगी? आरबीआई क्या करेगी? लोगों से खरीद लेगी। तो जब लोगों से और कमर्शियल बैंक से वो खरीदेंगे बॉन्ड, तो उसके बदले में वो उनके हाथों में क्या पहुंचा देंगे? पैसा। लोगों के हाथ में भी और कमर्शियल बैंक के हाथ में भी पैसा होगा तो कमर्शियल बैंक भी पब्लिक को और लोन दे पाएगी। प्लीज टेल मी, बैंक रेट को वो क्या करेंगे ताकि लोगों को लेंडिंग इजीली लोगों के हाथ में हो? LRR क्या करेंगे ताकि इंक्रीज नहीं डिक्रीज, ताकि लोगों में पैसा लोन के रूप में जा पाए पर पहुंच जाए। रेपो रेट क्या करेंगे? कम। तो बस ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसको ही कहते हैं मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक है गवर्नमेंट स्पेंडिंग विच इज फिस्कल पॉलिसी,
एक है चेंज इन टैक्सेस विच इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी अगेन, एक है चेंज इन मनी सप्लाई विच इज कॉल्ड आरबीआई की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ये तुम्हें बिल्कुल कंठस्थ पता होना चाहिए। इन एनी केस अगर किसी को डाउट है वो इसका प्लीज़ लेक्चर रिपीट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज, आप इसमें मिस्टेक कर ही नहीं सकते। ओके, एग्जाम का क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, मीनिंग लिख देना, इम्पैक्ट लिख देना, और डायग्राम में एक्सेस में एडी ऊपर जाएगा और इसमें एडी नीचे आएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, डिफरेंस बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। पहले वाले में क्या है, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एंड एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट इज फुल, वी हैव नो वर्कर्स, so inflation will be high because we have no option to increase the output। मगर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है तो लोग हैं ना आपके पास, उनको बुलाओ, काम कराओ, टिल द पॉइंट AD becomes equal to AS, so there will be no inflation। ये दोनों में डिफरेंस, ये तो मैं क्लियर होना चाहिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। डायग्राम क्या होगा, ये वाला, दिस डायग्राम यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। कुछ अलग नहीं है डायग्राम में, बस मेंशन करना है कि ये ADAS है और वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ऐसा मान लिया हमने, और ये ADAS है और डिमांड को थोड़ा कम कर दो तो उसको कह दो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। याद ऐसे रखो कि लोगों के पास जॉब नहीं है इसलिए डिमांड कम है, पैसे नहीं है ना हाथ में, इसलिए उसको कह रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ऐसे करके याद कर लो। और एक है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी लोग अपने डबल टाइम कर रहे हैं एडिशनल इनकम क्रिएट करने के लिए, तो वो ओवर फुल एम्प्लॉयड है, पीपल आर वर्किंग बियॉन्ड फुल कैपेसिटी। 8 घंटे की वर्किंग है तो वो 15 घंटे काम कर रहे हैं। तो लास्ट वाला तो नॉट इंपॉर्टेंट, बट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज एन इक्विलिब्रियम वेर AD इज इक्वल टू AS corresponding to full employment in the economy. An under-employment equilibrium is a situation where AD is equal to AS, but there is under-employment existing in the economy, which means every able-bodied person who is willing to work and able to work is not getting a job at the existing wage rate, वो खाली है। ये दोनों में अंतर है और ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं चोट कर देता है ये पॉइंट ना पता हो तो। एक चैप्टर 7 में, एक चैप्टर 8 में। यस एवरीवन, तो आप ये वाला टॉपिक जो है इसको रिवाइज करें अच्छे से। अब आपकी अभी तो एक प्रैक्टिस है ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।